अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज सुप्रीम कोर्ट से दो अहम फ़ैसले आए हैं। एक फ़ैसले में पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है और अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जारी किया गया बल्दियाती एक्ट 2019 की शिक 3 गोया के 58(2)B के मुतरादिफ है, जिसके तहत माजी में कोई भी सदर किसी भी जमहूरी हुकूमत को घर भेज दिया करते थे। और साथ में ये भी कहा गया है कि कैसे मुमकिन है कि ये इदारे मुअत्तल कर दिए गए, उनको काम से रोक दिया गया कि ऐसे कानून के लिए जो कानून अभी वजूद में नहीं आया और वो कानून के जो भी वजूद में नहीं आया उसके लिए पहले से मौजूद कानून को मुअत्तल कर दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये भी आपको याद हो कि अब जो पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारे फंक्शनल थे जिनके 2016 में इलेक्शन हुए थे, किसी एक भी ज़िले के अंदर तहरीक इंसाफ की गोया के हुकूमत नहीं है। और देखा जाए तो अदाद शुमार ये बताते हैं कि तमाम अजला के अंदर कम व बेश मुस्लिम लीग नून के मेयर और डिप्टी मेयर वहाँ पे मुंतखब हुए थे। अब देखना ये है कि जो 2 साल का अरसा है, क्या इसको भी जो मुअत्तल रहे हैं इदारे, क्या उनको बाद में काउंट किया जाता है या दिसंबर में जब मुद्दत ख़त्म होगी तो नए इंतखाबात कराए जाएंगे। और साथ में एक और फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से आया है और वो है डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बहाल रखा जाता है कि वहाँ पर दोबारा इंतखाबात होंगे, लेकिन इस दौरान अदालत को इस हवाले से मुतमईन करना पड़ेगा कि चंद हलकों की या चंद पोलिंग स्टेशन की तरफ से शिकायत मसूल होने की सूरत में पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन क्यों कराए जाएं। और साथ में अदालत ने ये सवाल भी उठाए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन के प्रोसेस को रोका जाता है और वहाँ पे हालात अमन व अमान के पैदा किए जाते हैं, ये कौन पैदा करता है और इसके मकासद क्या होते हैं। और साथ में अदालत ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर दरख्वास्त गुजार या नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनके वकील ये फरमा रहे हैं कि वहाँ उस हल्के के अंदर नून लीग का ज़्यादा असर रसूख है, तो फिर ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा किए गए। तो यकीनी तौर पे अब आगे चल के इस पर क्या होता है। ये 2 अहम फैसले हैं, लेकिन साथ में जो आज की सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि कल मरियम नवाज़ साहिबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर नैब में पेश हो रही थी और अचानक आज एक एलामिया जारी किया गया नैब की जानिब से कि अब ये कल की होने वाली पेशी मुलतवी कर दी गई है और जो वजूहात बताई गई हैं वो कोरोना बताई गई हैं। गोया कि कोरोना की लहर, तीसरी लहर बड़ी शदीद है और अब मफाद आमा में इस पेशी को मुलतवी किया जाता है। क्या ये वजूहात हैं या कल जो एक बहुत बड़ा सियासी इज्तिमा होने जा रहा था, नैब उस दबाव में आके इस पेशी को मुलतवी करने पर मजबूर हुआ। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आऊँगा, अपने पैनल का मुतारफ़ कराएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ। हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे हिमायत अख्तर ख़ान साहब, आपका तारुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बहुत शुक्रिया सर। मलिक अहमद ख़ान साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, बहुत शुक्रिया सर आपका। और शर्मिला फ़ारूकी साहबा ने भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हिमायत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ क्यों ना आप ही से किया जाए, क्योंकि हुकूमत ही रिसीविंग एंड पे होती है। क्या हुआ सर, आज नैब ने बड़ा एक वेल थॉट डिसीजन लिया था और मरियम साहबा को कल बुलाया गया था, यहाँ तक कि वफाकी हुकूमत से भी कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रेंजर्स की खिदमात दी जाएँ, वो भी मिल गई। आज सब कुछ ठीक था, बट अचानक ये आखिरी वक्त पे पेशी कल की मुलतवी कर दी गई। क्या लगता है सर, ये दबाव में इदारा आ गया या लगता है कि कहाँ कोरोना ही बुनियादी वजह बनी जिसकी बुनियाद पे मफाद आम में कल की पेशी को मुलतवी किया गया है? एक्चुअली जी, मैं तो पिछले चंद दिनों से कह रहा हूं कि ये नैब की पेशी को बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल करने की कोशिश की गई है। बिलखसूस जब पीडीएम टोटली नाकाम हो चुकी है और 26 की जो लॉन्ग मार्च थी वो पोस्टपोन हो चुकी है, मेरे नजर में तो कैंसिल हो चुकी है, तो ये उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की शक्ल दी के धावा बोल दें नैब में। मैंने पहले दिन से कहा जी कि अगर मरियम नवाज का वकील भी 2 लाइनें लिख दे नैब को कि उनकी मसरूफियत है 26 को और ये तारीख आगे कर दी जाए तो नैब कर देगी।
ये कोई जेल में वापसी की पेशी तो है नहीं कि आपने जेल में वापस आना है। ये तो एक इंक्वायरी है, और आम ताम नैब के केसेस में अगर जिसको बुलाया है वो मुल्क से बाहर हो, या तबीयत नासाज हो, या वकील अवेलेबल ना हो, या कोई और मसला हो, तो ये तारीख आगे की जा सकती है। ये हमने वैसे ही बात का बतंगड़ बनाया हुआ था पिछले चंद दिनों में। और आपके ख्याल में इसको एज ए पॉलिटिकल शो के लिए इस पेशी को यूज़ किया गया है? अदरवाइज कोई आपको नहीं लगता कि कोई उस तरह के खदशात थे जिसका इजहार मरियम नवाज साहबा कर रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। देखिए, अगर नैब किसी को अरेस्ट करना चाहती है तो जरूरी तो नहीं कि बुला के अरेस्ट करेगी। अरेस्ट तो वो कहीं भी कर सकती है जाके। ये इन्होंने कुछ सवाल पूछने थे, वो सवाल लिख के भी पेश किए गए हैं। और ये हमने तो, ये पुराना अदारा है, ये 22 साल पुराना अदारा है, और हमने तो हमेशा देखा है कि पेशी जो है वो आगे पीछे रद्दोबदल उसमें हो सकता है, वो कोई ऐसी सैक्रोसेंट चीज नहीं है। आई थिंक इसको सिर्फ पॉलिटिकल रंग दिया गया है पिछले दिनों, बिकॉज वो लॉन्ग मार्च कैंसिल हुई थी तो इनको 3-4 दिन की इस चक्कर में पब्लिसिटी मिल गई है कि जी अब लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं, अब नैब के लाहौर के हेडक्वार्टर की तरफ होगी। लेकिन जो नैब ने वजूहात बताए हुमायूं साहब के कोविड की वजह से, लेकिन खुद इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जिनका कोरोना पॉजिटिव है, आज वो एक बंद कमरे में इजलास की सदारत कर रहे थे सर। तो हुकूमती एंड पे तो रवैये बड़े गैर जिम्मेदाराना है, बड़ी तनकीद हो रही है सर। तो ये दोहरा मयार किस तरह, एक तरफ मफाद आमा में ये फैसले कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद प्राइम मिनिस्टर उस SOPs की वायलेशन कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली जब आप पॉजिटिव टेस्ट होते हैं तो उसमें चंद दिन होते हैं जिसमें आदमी कंटेजियस होता है और उसको एहतियात बरतनी पड़ती है। आई एम श्योर कि अब प्राइम मिनिस्टर गालिबन उस मुझे एग्जैक्ट अभी नौयत नहीं पता डेट्स की, लेकिन उस फेज से निकल चुके हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये इजलास किया है। वो अब कंटेजियस स्टेज पे रहे नहीं, वो फैला नहीं सकते। सर, आज की परेड में तो इस बुनियाद पे नहीं है जो वजूहात अवाम को बताए गए कि आज वो 23 मार्च की परेड जो आज हुई है उसमें शरीक इस बुनियाद पे नहीं हुए कि उनका कोरोना पॉजिटिव है, बट इस लास्ट में आपको लगता है कि वहां पे अब वो खतरनाक सूरत हाल से बाहर आ गए। अगर आ गए तो आज परेड में भी आ जाते सर। इतना बड़ा दिन था आज, पूरी मुसल्लह अफवाज की क़यादत, सदर पाकिस्तान, इवन के फॉरेन डिग्नेटरीज, सब कुछ सारे लोग मौजूद थे वहां पे। देखिए, परेड पे ना आना हो सकता है। आई मीन, बेयर इन माइंड प्राइम मिनिस्टर इज इन रिकवरी स्टेज। ओके, जो भी उनको अल्लाह ने इतने सख्त कोविड नहीं दिया, लेकिन कोविड होता है, अपने असरात छोड़ता है, कमजोरी पैदा करता है, और परेड में घंटों खड़ा रहना शायद उन्होंने मुनासिब ना समझा। ठीक कह रहे हैं आप कि उनके लिए शायद मुमकिन ना होता। मलिक अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट ये तासुर भी सर मिल रहा है कि आपने दबाव डाला है, PDM का सारे जमातें इकट्ठी हो गई, कल आपने एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर दिया, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करना चाह रहे थे। अगरचे अपेरेंटली नैब ने यही कहा कि कोविड की वजह से मफाद आमा में ये फैसला किया, लेकिन वो दबाव में आके लगता है फैसला हुआ है। सर, हर मामले को सियासी रंग देना, जब मरियम नवाज साहबा ये फरमा रही हैं कि उनके हाथ साफ हैं, हर चीज़ बड़ी डॉक्यूमेंटेड है, कोई उन्होंने करप्शन नहीं की, तो फिर क्या ज़रूरत थी? पहले भी वो कह रहे हैं कि 48 दिन रही हैं, तो अब भी जाके पेश हो जाती। जी शराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बुनियादी बात ये है कि हमारा ये ख्याल है कि ये मुकदमा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है। 2 राउंड्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, 48 दिन वो इनकी हिरासत में रही हैं। यही ज़मीन और अराजी के सवालात वो बारहा पूछ चुके हैं। इसी की बुनियाद पर अदालत में उनकी ज़मानत गई थी। यही सवाल ज़ेरे बहस रहे थे जिसकी बुनियाद पर उनको ज़मानत मिल चुकी थी। अब ये जो दोबारा उनको नोटिस भेजना, तो ये हम समझते हैं कि इसके सियासी मकासद भी थे। तो जिन मुकदमात के सियासी मकासद होते हैं उनको फिर नेचुरली सियासी रंग मिल जाता है। वो क्या करें कि या हुकूमत खुद इनिशिएट ना करे ये सियासी हमाकतें। नैब के कंधे पे बंदूक रख के पिछले 2.5-3 साल से हर किस्म के सियासी इकदाम किए जा रहे हैं।
तो अगर अब लेकिन उसको कौन फिर से सियासी गालिबन ये मकासद, सियासी, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इससे क्या मैं अचीव करना चाह रही है? अगर मैं मरियम आपको साहब को बताता गिरफ्तार कर भी लिया हूँ। जाता देखिए तो क्या मैं होगा बताता हूँ, मैं श्रेय से बताता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि नैब के अदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकमवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको ट्रिम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन नैब जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में ख़ुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जो पिछली साबका हुकूमत थी उसके ख़ात्मे में, मौजूदा हुकूमत के क़याम में और उसकी इनकम्बेंसी की कंटिन्यूटी के लिए वो उन लोगों को जो हुकूमत के साथ थे और नैब में मतलूब या मुकदमात उनके चल सकते हैं, उनको वो तलब भी नहीं कर रहे, और जो इनकी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, अपोजिंग लोग हैं, उन सब के ख़िलाफ़ मुकदमात बना रहे हैं ताकि वो सियासी तौर पे किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर कोई हुकूमत के ख़ात्मे की बात ना कर लें। तो ये तो दो वो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी जो सुप्रीम कोर्ट की और चेयरमैन नैब की अपनी हैं, जो नैब के सियासी मकासद की वजाहत करती हैं। तो इसमें मेरे कहने या मरियम नवाज साहिबा के इस तरह लोगों की सॉलिडेरिटी देखें ना, वो किस चीज़ पर इकट्ठे हैं। वो ये देख रहे हैं कि गालिबन ये कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, परसिक्यूशन है, नंबर वन। वो ये देख रहे हैं कि नाइंसाफ़ी है, तो कोविड की कोई मिथ तो नहीं है ना, कोविड कोई नॉवल चीज़ तो नहीं है ना, अभी वो तो रियलिटी है, पंजे गाड़ के खड़ी है, मौत बांट रही है, और लोग जो सियासी तौर पर वाबस्ता हैं वो इस चीज़ की परवाह किए बगैर के इस नाइंसाफ़ी के साथ तो माशरे का कत्ल हो जाएगा। ये तो एक मेरी जान के साथ ज्यादती की बात है। ये अगर ये इनबिल्ट होता रहा ये इसी तरह से और इसका ये डीपन होता रहा ये जो सिलसिला है इस नाइंसाफ़ी का, तो इसको रोकने के लिए लोग अपनी आखिरी हद तक कुर्बानी देने को भी तैयार करें। सही बिल्कुल ठीक। थिंक कि ये पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं शर्मिला साहबा को भी शरीक गुफ्तगू करूँगा। शर्मिला साहबा, इनफैक्ट नैब के ऊपर तनकीद, हुकूमती इकदाम के ऊपर तनकीद अपनी जगह, बट हमें याद है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो वफाकी हुकूमत पर तनकीद थी कि शायद वो सूबों को सुन नहीं रहे, मुल्क के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए, उनको समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को कि कितना बड़ा ख़तरा है। अब अगर आप देखें तो 18% की रेशो चल रही पॉजिटिविटी की सिर्फ लाहौर के अंदर, बट कल अगर कोई सियासी इज्तिमा होने जा रहा था तो पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक होने जा रही थी। तो ये दोहरे मयार क्यों है कि जब आपको चीज़ें फेवर करें तो फिर लगता है कि ठीक है, और जब आपके अगेंस्ट जाएं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, फिर तनकीद के नश्तर आप हुकूमत पे चलाते हैं। तो ये सियासी इज्तिमा अगर हो भी रहा था तो ज़रूरी था पीपल्स पार्टी का शरीक होना? जी शुक्रिया इफ्तिखार साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई सियासी इज्तिमा नहीं हो रहा था, एक नैब की तलबी है, एक सियासी लीडर वहाँ उनका बुलावा था, वो वहाँ जा रही थी, उनका ये राइट है कि उनके साथ उनके कारकुनान जाएं। अब नैब जो है वो अदालत गई थी इस बात को रिस्ट्रेन करने के लिए कि वो अपने साथ कारकुनान ना लाएं। आज जब वो मामला जो है उनके हक में फैसला नहीं आया तो उन्होंने नैब की तलबी कैंसिल कर दी। मतलब अब ये तो नैब के कोई तर्जुमान ही आपको बता सकेंगे क्या वो सियासी कारकुनान की हुजूम से डर गए या क्या इसके पीछे अवामिल थे। अगर आपने नैब की तलबी की है तो फिर बुलाएं, करें बातचीत। आप देखें ना, आप रोक नहीं सकते। मुझे अगर नैब तलब करती, मेरे साथ मेरे दोस्त रिश्तेदार अगर जाना चाहे तो चाहे, ये तो कोई कानून नहीं है ना कि वो किसी को रोक सकें। ये तो अब इनका एक मसला है कि जी वो नहीं चाहते थे, वो शायद उनको एक प्रेशर में आ गए या वो उनको खौफ था कि जी इतने सारे कारकुनान आ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी साथ जा रही थी, जमात इस्लामी भी जा रही थी, फिर PMLN के कारकुनान भी जाते, तो जाहिर बात है एक मजमा तो होता। दूसरी बात, आपने बात की 18% पॉजिटिविटी रेट की। मैं बिलीव करती हूँ कि एटलीस्ट द पॉजिटिविटी रेट राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 30 to 35%। हर पांचवा चौथा बंदा इस वक्त पॉजिटिव है। और मैं आपको बताऊं कि अभी हुमायूं अख्तर साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जो एक तस्वीर आज शाया की गई है, और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर इनकी पूरी मीडिया टीम को फायर हो जाना चाहिए। वेरी बैड ऑप्टिक्स। आप पूरे मुल्क में ये कह रहे हैं और ये दुनिया भर में SOPs हैं कि जब आप टेस्ट पॉजिटिव करते हैं तो आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन के अंदर चले जाएं, जो कि सब जाते हैं। ठीक है, आपको मीटिंग करनी है, आप जूम मीटिंग कर लें, आप स्काइप के ऊपर कर लें। मैं पिछले 1 साल से मैं ना स्टूडियो जाती हूँ ना मैं DSNG घर बुलाती हूँ, मैं स्काइप के ऊपर शोज करती हूँ। ठीक है, मुझे अपना भी ख्याल है, मुझे दूसरों का भी ख्याल है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, अभी देखिए 6 दिन गुजरे हैं उनको टेस्ट पॉजिटिव हुए, आई एम काउंटिंग द डेज।
छठे दिन कोई नेगेटिव नहीं होगा और छठे दिन कोई कंटेजियसिटी खत्म नहीं हो जाती है। एटलीस्ट 10 to 11 डेज के बाद आप यहाँ पर क्या ऑप्टिक्स दे रहे हैं कि आप मास्क पहन के दूसरों को मास्क बना के आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं इसी के अंदर और आप मीटिंग कर रहे हैं। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ, ये आपकी संजीदगी है इस वायरस को लेके। अगर मुल्क का वजीर आजम ये कहेगा तो बाकी लोग बोलेंगे चलो जी हम भी चलें, जो पॉजिटिव है दफ्तर चलें, सिनेमा चलें, शॉपिंग चलें, फला चलें। तो इस तरीके से तो ये स्प्रेड बढ़ता चला जाएगा, ये तो थमेगा ही नहीं जी। ये तो इनकी ये मतलब किसकी इजाजत से तस्वीर शाया की गई? पहली बात तो ये कि ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर कोई मीटिंग प्राइम साहब ठीक है, आई अंडरस्टैंड के मुल्क चलाना है, आप जो मीटिंग्स कर लें, हम करते हैं। और अगर आपने कर भी ली बिलफर्ज तो आपकी मीडिया टीम को फायर हो जाना चाहिए जस्ट टू रिलीज दिस पिक्चर। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप गलत मैसेज पैगाम इस कौम को दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव भी हो, आप बैठे मजे में। लोग तो मास्क पहन के शादी में चले जाएंगे जी, और हमारे मुल्क का वजीर आज़म मीटिंग कर रहा है तो चलो जी शादी में चलें, रेस्टोरेंट में चलें। दिस इज जस्ट लीडरशिप जो जिस कंडक्ट का मुजाहरा करती है वहाँ उसी को फॉलो करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आए। ये नैब का मामला हद में तनकीद जरूर है, बट इसको अमेंड कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे जिससे इदारों के ऊपर सवाल इस तरह के ना उठें। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आज नैब की पेशी मुलतवी होने के बाद मरियम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो वो ज़रा पहले एक मैं सुनवाना चाह रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस नैब के प्रोसेस के बारे में। उसके बाद इमाम साहब के पास जाएंगे एक सवाल लेके। जानती है कि ना सिर्फ ये कि तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो, और जब जब तुम्हारा मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है तुम उसकी मदद के लिए पहुंचते हो। जिस भी केस के अंदर मुझे बुलाया गया, 48 डेज मुझे तुमने नैब में रखा, तुमने क्या ऐसा पूछा और क्या 1.5 साल बाद तुम्हें अचानक जरूरत पेश आ गई कि वही केस को तुमने दोबारा खोला, जबकि मेरे एसेट्स भी वही हैं, मेरे ऊपर इल्जामात भी कोई नहीं है और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में भी कोई नया मोड़ नहीं आया। अचानक तुम्हें मरियम नवाज को नोटिस देने की क्या जरूरत पेश आई? एक दफा फिर ये बता देना चाहती हूँ नैब को भी, और उसके पीछे जो एक किरदार है उसका नाम इमरान खान है, उसको भी ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना। हुमायूं साहब, इनफैक्ट ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, इस मुल्क की आला तरीन अदलिया भी यही कह रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारा इस्तेमाल हो रहा है। सर, इमरान खान साहब तो फेयर प्ले पे बिलीव करते हैं, वो ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल देते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं। सर, अब इस इदारे के अगर कवानीन कुछ गलत हैं या इसके इदारे का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, सर कौन रोकेगा? हुकूमत में आप है ना सर, इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए जी, मैं गुजारिश करूं, शर्मिला फारूकी साहबा तशरीफ रखती हैं, मैं 90 की दहाई का आपको जिक्र करूं कि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो था PMLN का, वो एक्चुअल एक पॉलिटिकल अदारा था। उसका जो सरबराह था सैफुर रहमान, वो बैठता ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। और शर्मिला साहबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा रोशनी डालें कि उस अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने जरदारी साहब के साथ क्या ट्रीटमेंट की थी। जरा वो सियासी दबाव होता है। ये इदारा 1999 में बना था, हमने नहीं बनाया था। पीपल पार्टी का पूरा 5 साल का दौर गुजर चुका है और PMLN का पूरा 5 साल का दौर गुजर चुका है, और उन्होंने कॉमा और फुल स्टॉप नहीं चेंज किया इस एक्ट में। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम ना सिर्फ फेटअप की जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है या मुल्क की कोई और लेजिस्लेशन, हम इस पे मुशावरत करने को तैयार है। हमारी सिर्फ एक कंडीशन है कि हमारे पास अपने लीडरान के केसेस जो हमने नहीं शुरू किए थे, सुप्रीम कोर्ट की JITs में बने, सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA के हवाले किए, उन केसेस के NROs लेने ना आए। जब हम लेजिस्लेशन डिस्कस करें, हम आपसे मशवरा लेने को तैयार है, लेकिन हम NRO नहीं देंगे। मलिक अहमद साहब, इमाम साहब की गुफ्तगू तो सुनी आपने, वो कह रहे हैं माजी का हवाला दिया है कि 90 की दहाई में सबको मालूम है कि उस वक्त के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन बैठते कहाँ पे थे, हिदायत कहाँ से लेते। सर, माजी में चीज़ें ऐसी हुई तो है ना, लेकिन अब कैसे सर? आपका दौर भी 5 साल का गुजरा, पीपल्स पार्टी का दौर भी 5 साल का गुजरा, 10 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है जिसके दौरान आप इतनी बड़ी तरमीम लेके 73 का आइन मुकम्मल तौर पर बहाल हुआ। ये इदारा कैसे ओझल रह गया? फिर
अब रोना किस बात का सर? आपने छोड़ा एक मामले को, आज वही आपके गले पड़ गया है, और माजी में भी किरदार आपके सामने है जो करते रहे हैं उस वक्त की क़यादत नून लीग की। अच्छा शिराज साहब, देखिए मेरा इस पे थोड़ा सा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। ये तो पहले बात तय है कि जो एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान, वो मुस्लिम लीग के पास एक हैवी बैगेज है, वो एक ब्लैमिश है, उसको जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। अगर उसका कोई बंदोबस्त उस वक़्त में जो 97 का एहतसाब एक्ट था, वो तारीख़ ने साबित किया कि उसने कोई दुरुस्त सिमत इख्तियार नहीं की कि जिसमें मुल्क के अंदर कोई अच्छी अकाउंटेबिलिटी होती। अच्छा, फिर उसके बाद 99 का जो नैब है वो तो फिर मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बड़ी शिद्दत से इस्तेमाल हुआ, और ये हर दफ़ा इक्वेट करना कि क्योंकि 97 का नैब एक्ट मुस्लिम लीग ने बनाया था और उसके साथ क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर मुकदमात कायम किए गए थे, तो ये भी आपके सामने है बात कि इन सारी तारीख़ के बावजूद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी और इन्होंने CODs भी किए। अच्छा, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो कि रियल पॉलिटिक या जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ज़रा थोड़ी सी कुछ चीज़ों के मुतल्लिक और इशारा भी करती है। अच्छा, ये जो नैब का लॉ तब्दील नहीं हो सका या नहीं बदला गया, तो ये प्रैक्टिस एंड वोक की बात थी। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, तब नैब के लॉ का इतना आर्बिट्रेरी, इतना कलरफुल, इतना ब्लेटेंटली नेकेड एग्रेशन के साथ और बिल्कुल नॉट केयरिंग फॉर एनी प्रिंसिपल्स अदर देन टू हुज फेवर इट कुड बी यूज्ड के अलावा कुछ इस तरह से इस्तेमाल नहीं था उसका। ये जिस तरीके से बदतरीन टूल के तौर पे आज नैब का लॉ यूज़ किया जा रहा है, यानी आप देखें ना कि जो लॉ में एक प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, वो भी मुकदमा नैब के पास ज़ेर तफ्तीश है। वो मुकदमात जो कि FBR के पास होने चाहिए, वो बाय वन वे और अनदर ऑन द विम्स ऑफ शहजाद अकबर, वो सारे नैब के पास भेजे गए। वो मुकदमात जिनका तल्लुक प्योरली किसी टैक्स के इशू के साथ हो सकता है, वो सारे आज ये जो नया तमाशा खड़ा किया है इन्होंने, नॉट नोइंग द रियलिटी, नॉट नोइंग द फैक्ट। मैं किसी के कारोबार की बात पे नहीं कर रहा, लेकिन ये तो पूरी शुगर इंडस्ट्री को कत्ल करने वाली बात है। अगर फार्मर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने शुगर इंडस्ट्री वालों को यहाँ से मार के भगाना है। चीनी की कीमत आपसे खुद कंट्रोल नहीं होती, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हैं बिजनेस के, उसकी आपको आप स्पेकुलेशन के साथ मुंसलिक करके बैठ जाते हैं। मैं इट्स वेरी स्ट्रेंज, ये तो इट्स अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको पता ही नहीं है ये क्या कर रही है। ये हर मामले को पकड़ के उखाड़ पिछाड़ करके और नाजायज़ पर्चे दे के और मुकदमात कायम करके बिजनेस कम्युनिटी का बेड़ा गर्क कर दिया, पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ पीछे चढ़े हुए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने। तो कब तक ये सारा कुछ बर्दाश्त करते रहें और अपने हाथों से ये कब्र खोदते रहें? मुमकिन नहीं है। सो रिएक्शन विल बी देयर, पीपल विल रेजिस्ट। इस तरह की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो मामला चला रहे हैं कि आपका दिल करे को स्टेट के टूल को, ये को कुरोने वस्ता का दौर है और बादशाह का हुक्म नादिरशाही है जो आएगा और तस्लीम होता चला जाएगा। लोगों के पास अदालतें भी हैं, अवामी जमहूरी हकूक़ भी हैं, वो अपनी आवाज़ उठाने का हक भी रखते हैं। मैं इनफैक्ट ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगरचे नून लीग तो स्ट्रीट पावर पर यकीन रखती है, उनका ख्याल ये है कि सड़कों पर रह के हुकूमत वक्त को टफ टाइम दिया जाए, पर पीपल्स पार्टी तो पार्लियामान के अंदर रह के हुकूमत को टफ टाइम देने पे बिलीव करती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? गिला सबको है, नैब ठीक काम नहीं कर रहा, हुकूमत विक्टिमाइज कर रही है, कानून तब्दील करने हैं, चीज़ों को ठीक करना है, तो रास्ता तो पार्लियामान है। तो क्या पीपल्स पार्टी या फ्यूचर में ये कोई स्ट्रेटजी रखती है कि पार्लियामान के अंदर आके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी और दीगर जमातों को भी इस पर कायल किया जाएगा? देखिए इफ्तिखार साहब, हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे और हमारी ख्वाहिश यही थी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन को तमाम मामलात पे साथ लेके चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पार्लियामान को वो वकार देते नहीं, ये पार्लियामान को अंडरमाइन करते हैं। आप देखें ना, इनके जो भी अहम फैसले होते हैं वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए जारी होते हैं। ये बिलीव ही नहीं करते कि पार्लियामान के जरिए को आइन में तब्दीली लाए जाए या कोई इस्लाहात लाए जाए या कोई पार्लियामेंट्री कमेटीज बने, उसके अंदर डिबेट हो, डिलिबरेशंस हो, फिर कोई कानून साजी हो। दे डोंट बिलीव इन दिस, दे बिलीव इन ऑर्डिनेंसेस। और मैं ख्याल है मुल्क की तारीख में शायद ही इतने ऑर्डिनेंसेस किसी हुकूमत ने जारी किए हों। एडहॉकिज्म पे ये हुकूमत चलती है। अब अनफॉर्चुनेटली हम इनको बारहा कहते रहे कि जनाब आइए बैठिए बात करें, लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है। देखिए नैब के मामलात जो भी हैं, नैब एक इदारा है, हमारे लिए भी बड़ा मोहतरम है। मुझ जैसे शख्स को बड़ा दुख होता है जब उसका ये तासुर आ रहा होता है सामने और भरपूर तरीके से आ रहा है कि जी नैब ऑपोजिशन के लोगों को विक्टिमाइज कर रहा है। नैब के लिए हुकूमती जो लोग हैं उनके लिए अलग कानून है और ऑपोजिशन के लिए अलग। जहांगीर तरीन को मैंने
किसी किस्म का कोई नैब के हवाले से नोटिस मिला हो या उनकी तलबी हुई हो या उनकी सरजनिश हुई हो, हालांकि उनके ऊपर चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। मैंने परवेज खटक साहब के ऊपर कुछ नहीं देखा। BRT का केस है जिसके ऊपर अदालत में भी गए हुए हैं और साबित हो चुका है कि उसके अंदर 7 अरब रुपए की करप्शन है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मामलात हैं हुकूमती लोगों के जिसके हवाले से हमने देखा है कि नैब किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ पर तो होता ही है ना कि पहले नोटिस दो, जेल में डालो, उसके बाद मुकदमा चैलेंज। खुर्शीद शाह साहब अभी तक जेल में पड़े हुए हैं, ना पूछ रहा है ना कुछ, ना कोई मुकदमा दायर हुआ है ना कुछ हुआ है। तो देखिए ना, ये तासुर नैब को खुद दूर करना पड़ेगा कि आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करें और आप पूरे मुल्क, यो तो वॉच डॉग, आप पूरे मुल्क में ऐसी एक अपना एक वकार बनाएं कि ये तासुर भी देखें। जस्टिस नीड्स टू बी सीन टू बी डन। सिर्फ ये कह देना कि जी हम इंसाफ करें, ये काफी नहीं है। इंसाफ होता हुआ भी तो नजर आए ना, मेरिट भी तो नजर आए, वो नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। तो जाहिर बात है। सही पॉइंट टेकन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और वाकई बड़ा अहम नुकता है जो शर्मिला साहब ने कि हुकूमत पार्लियामान को अंडरमाइन कर रही है और बहुत सारे मामलात ऑर्डिनेंस के जरिए चलाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मलिक साहब, आप तरफ आऊँगा, लगता है कि उनके साथ हमारा वीडियो लिंक हुमायूं साहब के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। मलिक साहब, आप तरफ आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो आज भी जो दरख्वास्त आप लेके गए तो उस पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि बल्दियाती इदारे पंजाब के अंदर बहाल हो गए हैं। फिर ज़िमन इलेक्शन की जो दरख्वास्त आपकी थी उसके ऊपर भी आज बहरहाल फैसला आया है डस्का को लेके। और अब आप आगे भी इलेक्शन जब होने जा रहे हैं तो होपफुली आप उसमें भी हिस्सा लेंगे। जो पिछले इलेक्शन भी ज़िमनी हुए उसमें भी आपने शरीक हुए, लेकिन बात इस्तीफ़ों की हो रही है बार बार। तो एक तरफ तो आप हर महाज के ऊपर हुकूमत के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं, बट साथ में आप पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, इस पार्लियामान से बाहर निकलना चाहिए। तो कन्फ्यूजन क्यों है और फ्यूचर में अब क्या आप सोच रहे हैं सर? क्या वाकई इस्तीफ़ों की तरफ जाना है, हतमी फैसला है कि नहीं, सेकंड थॉट लिया जा सकता है? जी शिराजी साहब, देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो बड़ा उसने एक बुनियादी नुक्ता तय किया उस फैसले ने कि क्या कि ऐसा कानून कोई बनाया जा सकता है कि जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कानून के तहत लोगों का हक़ नुमाइंदगी जो दिया गया उसको छीन ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नफ़ी की है कि ऐसा नहीं बनाया जा सकता। और यही हम इनके साथ असेंबली के फोरम पे, इसके अलावा नीचे हाई कोर्ट्स में पिछले 1.5-2 साल से हमारा यही इनसे तकाजा था कि आप दौराने उस टर्म के उनसे ये नहीं छीन सकते, और अगर आपने कानून बदलना है तो इसकी मुद्दत पूरी होने के बाद आपको हक हासिल है, अगर आप हुकूमत हैं तो कर लें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि ये 58(2)B के मुताबिक इसको गर्दाना और इसको एक स्ट्राइक डाउन कर दिया जो सेक्शन 3 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस था। तो ये एक अच्छा फैसला है इस लिहाज से। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम अपना इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और बाई इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, सेनेट में जाते हैं, तो ठीक है, वो भी हम एक एहतजाजी मोड में जाते हैं और उसमें पब्लिक जो है वो ये साबित करती है कि वो इस नुक्ता नज़र को ज़्यादा हमायत देती है जो कि हमारा है। ये आपके सामने पिछले बाई इलेक्शंस में ओवरवेलमिंगली PDM के कैंडिडेट्स, चाहे वो सिंध में थे तो पीपल्स पार्टी के, पंजाब में थे तो मुस्लिम लीग नून के, और KP में भी आपने नौशहरा में देखा कि एक बड़ा जो है अपसेट वो जिसको गिना जा रहा था वो भी हुआ। सेनेट के इलेक्शन में गिलानी साहब का कौमी असम्बली के मेंबरान पे मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज में से जीतना, ये बड़े सवालिया निशान है कि हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत की जो इस वक्त डिलीवरेंस है उसके ऊपर लोगों का कैसा एतमाद है। जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक है तो येस, दैट इज़ राइट, हम इस पर कन्विंस्ड हैं कि ये पूरी कैंपेन ज़्यादा मुअस्सर तब होगी जब हम इस निज़ाम में से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर तो इनको हम चैलेंज कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एब्सोल्यूट चैलेंज तब होगा जब हम इन असेंबलीज़ के साथ रेजिग्नेशंस दे के स्ट्रीट पे आके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी बात करें। तो ये हमारा नुक्ता नज़र है, किसी और जमात का थोड़ा मुख्तलिफ है तो इस पर कन्वर्ज किया जा सकता है किसी एक नुक्ते पे आके। जी 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 बस इनफैक्ट हम यही जानना चाह रहे थे, शर्मिला साहब ने जो नुक्ता उठाया था कि बहुत सारे मामला तो आप ऑर्डिनेंस के जरिए चला रहे हैं। आज भी एक ऑर्डिनेंस आप लोगों ने जारी किया हुकूमत वक्त ने कि जिसमें 700 अरब रुपए का बिजली के बाद में इजाफी बोझ डाला जा रहा है,
और वो भी डिस्कोस के जो रेवेन्यू अखराजात उनको पूरा करने के लिए। सर ये सारे मामलात पार्लिमान में हुकूमत लेके क्यों नहीं आ रही? पार्लिमान को तो लगता है खुद आप अंडरमाइन कर रहे हैं सर। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो कोई परमानेंट कानून नहीं होता। पाकिस्तान के आइन में आई थिंक 90 दिन के 2 टेन्योर्स हैं ऑर्डिनेंस के, उसके बाद ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है। अगर आपने उसको कानून बनाना है तो आपको बिल आखिर पार्लियामेंट में लाना है। सो ये कहना कि सिर्फ ऑर्डिनेंस की तहत चल रही है और ऑर्डिनेंस जैसे कोई बादशाह का फरमान जारी हो गया, ये नहीं होता। और ऑर्डिनेंस भी अल्टीमेटली अगर आपने इसको परमानेंट बनाना है तो पार्लियामेंट के थ्रू ही वो एक एक्ट बनेगा। सही सही। और शर्मिला साहबा आपसे मैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त है, यही मलिक अहमद साहब की जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि इस कैंपेन जो हुकूमत मुखालिफ चल रही है इसका गोल तब अचीव होगा कि जब आप पार्लियामान से बाहर निकलेंगे। तो लगता ही है कि PDM की 9 जमातें तो अभी तक डिटर्मेंट है कि इस्तीफे देने हैं। पीपल्स पार्टी के एंड पे कोई डिस्कशन हो रही है कि फैसला क्या लेना है? आप फेवर में जाएंगे इस्तीफों के या अगेंस्ट खड़े होंगे, जिस तरह माजी में भी मरकजी मजलिस आमरा ने अदरवाइज फैसला किया था? देखिए इफ्तिखार साहब, ये तो हमारी CC डिसाइड करेगी कि इस्तीफे देने के नहीं देने। लेकिन इससे पहले भी जब ये फैसले का वक्त आया था तो हमने तमाम जमातों को कायल किया था कि ज़मीनी इंतखाबात भी लड़ें और सेनेट के इलेक्शन भी लड़ें। और अब ये बात साबित हुई है कि ये सही फैसला था। अभी भी मैं समझती हूँ, मेरी ज़ाती राय, मुझे नहीं पता कि CEC क्या इस पर फैसला करेगी। आप मुझे बताइए, ये तो हुकूमत बुलडोज कर देगी। अगर आप अभी स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल देखें और इस पर प्लीज़ आप अपना प्रोग्राम करें, इसको डिस्कस करें, ये तो मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे, ये बेच आएंगे IMF को। हम अगर पार्लियामान से चले गए, दे विल बुलडोज दिस बिल एंड दे विल सेल दिस कंट्री टू IMF। सो ये हुकूमत का घर जाना बहुत जरूरी है। ये हुकूमत अगर रही तो इस मुल्क में आप और मैं भी बिक चुके होंगे। हम इतने मकरूज हो चुके होंगे, ना हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे होंगे, ना हमारे पास खाने के पैसे होंगे। ये हर चीज जो है बेच आएंगे ये, और ये IMF के डिक्टेशन पे चलेंगे। और ये वो इमरान खान साहब है जो कहते थे कि अगर IMF के पास गए तो हम कर्जे वापस नहीं देंगे और हम IMF से जान छुड़ाएंगे। आज इमरान खान साहब वो इमरान खान साहब हैं जो ये IMF के पास बार बार जाके और इस हद तक जा रहे हैं कि इस मुल्क में हर चीज बिक चुकी है, और जो रही सही कसर है वो अब ये फारिग करने वाले हैं ये बिल के साथ। इसके ऊपर प्लीज मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि मेरे शो का वक्त खत्म हो रहा है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं। इजाजत, खुदा हाफिज।